कार्यक्रम को लेकर अपने विचार किए साझा। देहरादून में बीजेपी का मंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे मुख्य अतिथि। कार्यकर्ताओं को मिशन 2027 की तैयारियों में जुटने का दिया संदेश। कांग्रेस में नेताओं की एंट्री पर तेज सियासत। बीजेपी ने बताया निकाला हुआ माल, तो कांग्रेस ने बयान को बताया स्तरहीन। देहरादून में बड़े म्यूल अकाउंट नेटवर्क का भंडाफोड़। एसटीएफ ने गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया। करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दे चुका था यह गिरोह। एक बार फिर आप सभी का बुलेटिन में बहुत स्वागत है। आगे बढ़ेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के इंदिरा नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 132वें एपिसोड को सुना और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के साथ कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर विचार साझा किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री का एक अद्वितीय जनसंवाद मंच है जो समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से दूरस्थ और कठिन परिस्थितियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान और सम्मान प्रदान करता है। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में जारी युद्ध के बीच सभी देशवासियों से सजग रहने और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का आह्वान किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस में शामिल होने वाले 3 पूर्व विधायकों और अन्य नेताओं को लेकर तंज कसा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, पहले ही वो पार्टी से अलग हो चुके थे, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि इन लोगों को जहां जाना था वो अब वहां पहुंच गए हैं। नहीं, वो कुछ अखबारों में ये आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कल ही बयान दे दिया था, उसमें तो कोई सालों साल से जो है कोई चुनाव लड़े हुए हैं, कोई दूसरी पार्टियों में थे, तो कहीं ना कहीं थे और जहां उनको जाना चाहिए वहीं गए हैं। कांग्रेस में शामिल हुए 6 बड़े नेताओं पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया देते हुए नेताओं को निकाला हुआ माल बताया था, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा था। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गए। इसको लेकर हिंदी खबर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने बड़ा बयान देते हुए अपने शब्दों को वापस लेने की बात कही। साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर उन्होंने निशाना साधा। देखिए क्या कुछ उन्होंने बातचीत में कहा। 2027 का चुनाव अब नजदीक है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। एक तरफ जहां प्रदेश के अंदर हाल ही में कैबिनेट विस्तार हुआ और सरकार को और ज्यादा मजबूती मिली, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अपना कुनबा बढ़ा रहा है। इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से कल कई सारे नेतागण कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस बड़ा कहते हुए नजर आई है तमाम जगहों पर कि हमने बीजेपी के लोग और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता थे, वरिष्ठ पूर्व विधायक थे, वो हमने उसमें शामिल कर लिए हैं। आपने कहा हमारे उससे जो गया माल है वो कांग्रेस में चला गया है। देखिए, जिनको हमने 5 साल पहले निकाल दिया हो उनसे बीजेपी कोई संबंध नहीं है। ये पार्टी अनुशासन के दायरे में चलने वाली पार्टी है। निर्णय के बाद पार्टी के निर्णय के विपरीत चलने वाला व्यक्ति पार्टी में कभी नहीं रह सकता है। तो हमने जिन लोगों को निकाल दिया, आज वो अरे 5 साल उनको निकाले हुए हो गए, ऐसे लोगों को बीजेपी का बताकर अगर कांग्रेस अपना सदस्य बना रही है तो मैं पहली बात का खंडन करता हूं कि बीजेपी से उनका कोई संबंध नहीं है। और जिन लोगों को हमने निकाल दिया है, पार्टी से बाहर हो गए हैं, अगर उनका कुनवा बढ़ाकर कांग्रेस मजबूत होना चाहती है तो हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनको कांग्रेस के लोगों को ये तो जरूर विचार करना चाहिए कि अनुशासन के दायरे में जो बीजेपी में नहीं रह सकता वो कांग्रेस, या तो कांग्रेस की पद्धति ही है, अनुशासन तोड़ने वाले ऐसे लोगों का जमावड़ा वहाँ रहता ही है, तो वहाँ घुल मिल भी सकते हैं, लेकिन बीजेपी से उनका कोई संबंध नहीं है, बीजेपी कोई नाता नहीं है। मैं खुद आज समाचार पत्रों में बीजेपी के पूर्व विधायक, लेकिन पूर्व विधायक के साथ साथ अनेकों पूर्व विधायक हमारे हैं जो पार्टी के सम्मानित कार्यकर्ता हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो विधायक रहते भी हम पार्टी नहीं है। ये क्षमता केवल बीजेपी के अंदर ही है कि अपने पूर्व विधायकों को पार्टी से बाहर कर सकता है, वो बीजेपी है। और हमने ऐसे लोगों को बाहर किया हुआ था, उनका जमावड़ा कांग्रेस में। माल शब्द का जो आपने प्रयोग किया, गोदियाल जी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आपकी पार्टी में काम किया, आप उनको माल कहकर बुला रहे हैं, तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ भाई। मैं उनको पार्टी द्वारा निष्कासित, ऐसे लोग जो मर्यादा में नहीं रहते हैं, पार्टी के अनुशासन में रहते हैं, ऐसे लोग कहना प्रारंभ कर देता हूँ। ऐसे लोगों का जमावड़ा कांग्रेस में हो रहा है कि कांग्रेस में कल्चर चलता है कि जो संगठन के विपरीत चलें, जो मौन धारण करें, जो एक जुड़े तो 10 लोग इस्तीफा दें। अब क्या कला तो मत की है। अनेकों कांग्रेस के लोग, इनके आने से उनका घर के अंदर कला है,
उसको संभालने का काम करे गणेश जी, मेरे कहे हुए शब्दों को ज़्यादा ध्यान न दें। सर एक आखिरी सवाल है कि एक तरफ जहां प्रचार प्रसार हो रहा है, गोदयाल जी तमाम जगहों पर जा रहे हैं, श्रीनगर जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हरीश रावत जी का पोस्ट आता है जिसमें वो कहते हैं 15 दिन के लिए मैं मौन व्रत पे रहूंगा। एक तरफ जहां कुनबा बढ़ रहा है, कई सारे बड़े मुद्दे हैं और हरीश रावत जी का ये कहना है कि मैं मौन पे हूं। क्या समझ रहे हैं? ये आंतरिक कलह का ही मौन व्रत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हरीश रावत जैसे व्यक्ति ऐसे लोगों को पार्टी में चाहते होंगे, ऐसे लोग आए। तो जब इतने बड़े व्यक्ति को अंत में उसमें बचता क्या मौन धारण के अलावा? हरीश रावत जी ने मौन धारण किया हुआ है और इसको भी कांग्रेस नहीं समझ पा रही है, तो इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। अभी जो कांग्रेस का आंतरिक द्वंद्व होगा और बड़ी आपको दिखाई देगा और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को भी मिलेगा। ये थे हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, जिन्होंने कांग्रेस की बातों पर पलटवार किया है। देहरादून से कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ मैं शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर। तो बीजेपी के घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह ने घनसाली के पूर्व विधायक भीमलाल के कांग्रेस पर जाने को भ्रष्टाचारियों का स्वाभाविक मिलन बताया है। उन्होंने कहा कि जनता ने दोनों को चुनाव में उनके किए की सजा देते हुए पूरी तरीके से नकारा हुआ है। अपनी प्रतिक्रिया में शाह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि भीमलाल और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लिए यही आखिरी विकल्प शेष था, क्योंकि पूर्व विधायक पर लगे खरीद स्रोत के आरोप को ही सही मानते हुए जनता ने चुनाव में करारा सबक सिखाया था। 2012 में ऐतिहासिक वोटों से 24,000 वोटों से घनसाली की जनता ने आपको जिताने का काम किया। तब आपने क्या भारतीय जनता पार्टी के उन वोटर्सों का कोई सम्मान आपके मन में नहीं था? क्या उस जनादेश का आपने कोई सम्मान नहीं किया? क्यों तुम क्षणिक स्वार्थों में बिक गए? क्यों तुम जो है अपने को देखते हुए चले गए, अपनी भावनाओं को देखते हुए चले गए, अपना ठीक करने के लिए चले गए? तब क्या जनता नहीं थी? ये सब समझते हैं। ये तो आने वाले समय में जनता हिसाब देती है और जनता ने 2 बार दे दिया, तीसरी बार भी जनता हिसाब देगी। आप पर विश्वास दिला। उत्तराखंड की राजनीति में मचे घमासान के बीच बीजेपी नेता आशीष गुप्ता ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। भाजपा से निष्कासित नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने पर तंज कसते हुए बीजेपी नेता ने उन्हें भाजपा के फुस पटाखे करार दिया है। बीजेपी नेता ने कहा कि जिन चेहरों को भाजपा ने पहचान दी वे आज अपनी दिशा खो चुकी कांग्रेस को सहारा देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे भाजपा की जीत के रथ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जो बात कही, एक तो कांग्रेस का अस्तित्व ही उत्तराखंड में खत्म है। आज जहां उनके नेता नहीं बचे, तो कांग्रेस में तो अस्तित्व की लड़ाई उत्तराखंड में है। धामी जी के नेतृत्व में जहां पूरा प्रदेश एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आवाज कर रहा है, तो वहां कांग्रेस में एक ऐसा फ्रस्ट्रेशन है कि आज भाजपा के जो फुस पटाखे हैं, वो किसी भी तरीके से भाजपा के द्वारा जो तिरस्कृत लोग हैं, जिन्हें भाजपा में स्थान नहीं मिला, वो कांग्रेस आज कहीं ना कहीं इकट्ठा करती फिर रही है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा के साथ ही निःशुल्क वाईफाई सुविधा, किड्स जोन और फ्लाई ब्रेडी जैसी सुविधाओं का शुभारंभ किया गया। ऐसे में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने गुजरात के राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट को ये सौगात दी और इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये पेपरलेस यात्रा की शुरुआत है, जिससे समय की काफी बचत भी होने वाली है। और थोड़ा कार्यक्रम में देरी हुई, उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। जैसा आप सभी ने देखा कि आज माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू जी ने राजकोट एयरपोर्ट से देहरादून एयरपोर्ट सहित बाकी एयरपोर्ट्स भी बहुत सारी पैसेंजर सेंट्रिक फैसिलिटीज़ का उद्घाटन किया, जिसमें कि देहरादून एयरपोर्ट पर डीजी यात्रा और लाइब्रेरी, किड जोन और फ्री वाईफाई सुविधा शामिल है। तो डीजी यात्रा, जैसा आप जानते हैं कि एक पैसेंजर सेंट्रिक फैसिलिटी है, जिसमें कि यात्रियों को चेक इन, सिक्योरिटी चेक से लेके आपका डिपार्चर एंट्री से लेके सिक्योरिटी चेक से लेके बोर्डिंग गेट तक एक सीमलेस सुविधा प्रदान करती है। जो आप मैनुअल टिकट लेके आते हैं, जो यात्री मैनुअल चेकिंग कराता है, उसको करीब डिपार्चर एंट्री गेट पे 20 सेकंड लगते हैं। बढ़िया अनुभव रहा, बहुत स्मूथ था। पहले थोड़ी लाइन लगती थी, थोड़ा समय लगता था हमें अंदर आने में, क्योंकि सब मैन्युअली चेक करते थे। अब डीजी यात्रा के जरिए सब कुछ ऑटोमेटेड था, तो हम मिनटों में हम एयरपोर्ट के अंदर पहुंच पाए और हम बहुत आभारी हैं इस इनिशिएटिव के। हमने बाकी शहरों में भी ये देखा है और अभी देहरादून में आ चुका है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और बस आशा रहेगी कि अब इसी तरीके से आगे भी ये ऐसी चीज़ें होती रहे और बहुत आभारी हैं डीजी यात्रा के।
मसूरी की लाइफलाइन कही जाने वाली देहरादून मसूरी रोड लोगों की परेशानी और राजनीति का केंद्र बन चुकी है। पिछले साल सितंबर में आई आपदा के बाद शुभ मंदिर के पास क्षतिग्रस्त पुल की जगह बनाया गया वैली ब्रिज अब राहत से ज्यादा मुसीबत बन गया है। 8 महीने बीतने के बाद भी स्थायी पुल का निर्माण नहीं होना न सिर्फ प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि पर्यटन सीजन से ठीक पहले सरकार की तैयारियों की पोल भी खुल रहा है। और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने आज सांकेतिक धरना देकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सिर्फ पुल का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यटन से जुड़ा सवाल है, और अगर समय रहते स्थायी समाधान नहीं निकाला गया तो पार्टी उग्र आंदोलन के लिए भी बाध्य होगी। से आप देख रहे हैं कितना परेशानी हो रही है। आप देख रहे हो अभी सामने आप हम लोग तो थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, 6-6 घंटे भी जाम में जूझना पड़ा पर्यटकों को भी, और स्थानीय जो लोग हैं कई तरह बीमारियां होती है, स्कूल में जल्दी जाना पड़ता है, कॉलेज में कई लोग की फ्लाइट छूट जाती है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 15 दिन पहले अभी 15 दिन हो गए उनको विधायक जी को बोले हुए कि ये तुरंत जल्दी बन जाएगा बोल के, इस तरह से लोगों को भ्रमित करके बिल्कुल जोड़कर बांध कर रखते हैं कि कोई मुद्दा न उठा सके। तो भी कह रहे दिल्ली से आप 2.5 घंटे में मात्र देहरादून पहुंच जाएंगे, 2.5 घंटे के अंदर रास्ता इतना शॉर्ट हो गया, परंतु आदमी जब वहाँ आशा रोडी पे पहुंच जाएगा उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद तो वो यहाँ पर कम से कम 5 घंटे तो उसको यहाँ लगेंगे, ये कुठाल गेट पर आने पे। कुठाल गेट में फिर बेचारा वैली ब्रिज पे खड़ा रहेगा 2-2.5 घंटे, फिर यहाँ से वो चलो किसी तरीके से अगर वो पहुंच जाएगा किंग रेड पे, किंग रेड से आगे फिर उसको गांधी चौक और पिक्चर पैलेस पहुंचने में कम से कम पर्यटन सीजन में 5 घंटे लगेंगे। देखिए 8 महीने से आपके इस वैली ब्रिज की जो ये आपदा आई थी, इस आपदा में जो केंद्र बिंदु था मसूरी विधानसभा था। चाहे वो भेसवाड़ी सेन की बात हो, चाहे वो सेंजारा की बात हो, चाहे वो आपके वैली इधर मसूरी की वार्ड नंबर 1 मालसी की बात हो, खाला गांव की बात हो, डुम गांव की बात हो, सब जगह आज तक ज्यों का त्यों स्थिति है। आज भी कोई भी निर्माण वहां पर नहीं हुआ है। हमें बहुत दुख के साथ ये आपके यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि क्यों जनता को सड़क पर बैठना पड़ रहा है, क्यों लोगों को ये आवाज उठानी पड़ रही है। देश की चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कृषि केस के विधायक प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ एक बार फिर से अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच सड़कों पर उतरा। जहां कोयल घाटी में मंच से जुड़े लोग एकत्रित हुए, यहां से जुलूस निकालते हुए लोग विधायक प्रेमचंद अग्रवाल के घर का घेराव करने पहुंचे। इससे पहले कि प्रदर्शनकारी विधायक के घर तक पहुंचते, पुलिस ने कॉलोनी का गेट बंद कर दिया। गेट बंद होने पर प्रदर्शनकारियों ने मौके पर ही धरना प्रदर्शन किया। मंच से जुड़े सदस्यों ने बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम को राज्य में एंट्री नहीं देने की मांग की। दुष्यंत कुमार गौतम की इस राज्य में एक बार फिर से एंट्री हो गई है। इससे पहले जब जब जनता सड़कों पे थी, आंदोलन कर रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनमें जो होर्डिंग है उससे दुष्यंत कुमार गौतम को हटा दिया था, उनकी तस्वीरें गायब कर दी थी। जैसे ही लगा कि मामला शांत हो रहा है, ठंडा पड़ रहा है, लोग सड़कों पर नहीं है, उनकी दोबारा एंट्री होती है, दोबारा स्वागत होता है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में, वो मीटिंग ले रहे हैं। हमारा कहना है दुष्यंत कुमार गौतम इस राज्य में नहीं घुसना चाहिए जब तक वो दोष मुक्त नहीं हो जाते हैं, जब तक उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाती। हमारे इस राज्य की अस्मिता की लड़ाई है। हम कहना चाहते हैं चाहे सुबोध उनियाल हो, चाहे ये हो, चाहे जो भी हो, जो भी लोग महिला के विरोधी हैं, जो लोग अंकिता के न्याय के पक्ष में खड़े नहीं हैं, उनका हम विरोध कर रहे हैं। और हम इनसे सवाल पूछेंगे, आप वीआईपी के पक्ष में खड़े हैं या न्याय के पक्ष में खड़े हैं? जसपुर नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैंक बैठक में 37 करोड़ 95 लाख रुपए का बजट सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। बैठक में नगर के विकास कार्यों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और विभिन्न प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। बैठक के दौरान सफाई व्यवस्था, सड़क निर्माण, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट और अन्य मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया गया। बजट पास होने के बाद जसपुर नगर में विकास कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आज हमारी बोर्ड मीटिंग थी। बोर्ड मीटिंग में सबसे पहले प्रस्ताव था हमारा बजट को लेकर। बजट में हमने 37 करोड़ 95 लाख का बजट पास किया है। इसके अलावा एक हमारा जो जसपुर में 13 बाजारी का ठेका जो नगर पालिका खुद उगाती थी, उसे भी हम बोर्ड मीटिंग में लाए। उसका अगले महीने हम 13 बाजारी का ठेका करेंगे। उसके अलावा जो हमारे ठेकेदारों को रजिस्ट्रेशन थे वो 31 तारीख में खत्म हो रहे थे। एक बोर्ड मीटिंग में उसे पास करा हमने।
जोंक नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन माधव अग्रवाल ने प्रेस वार्ता कर अपने राजनीतिक विरोधियों पर तीखे हमले किए हैं। अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे उनकी छवि धूमिल करने की साजिश बताया। पूर्व चेयरमैन ने चेतावनी देते हुए कहा कि उन पर लगाए जा रहे झूठे आरोप बंद नहीं हुए तो वे कानूनी कार्रवाई करेंगे और जनता के सामने विरोधियों के कच्चे चिट्ठे खोलेंगे। ये 2 रोडों की बात आई है कि 6-6.5 लाख का जो गमन हुआ है जेई के द्वारा, और सोशल मीडिया के से ही मैंने देखा है कि उसमें मेरे ऊपर भी आरोप लगाए कि वो कमा के मुझे पैसे देते थे या हिस्सा मेरे पे आता था। तो मैंने जब उनका सूचना का अधिकार में नगर पंचायत से लिया कि वो बिल पेमेंट कब हुई, मेन चीज़ होती है कि बिल पेमेंट कब हो रहा है। तो बिल पेमेंट मेरे हटने के 6-7 महीने बाद हुई है और एक 8 महीने बाद हुई है। तो वो तो चुनाव हारने के बाद वो लगातार इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लगातार कुछ ना कुछ एक मुद्दा निकालते हैं मेरे खिलाफ कि कैसे भी इनका समाज में स्तर गिराया जाए, कैसे भी बदनाम किया जाए। चंपावत में घरेलू और व्यावसायिक गैस की आपूर्ति को लेकर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने साफ किया है कि जिले में गैस की पर्याप्त उपलब्धता है। आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा रही है। डीएम ने जिले के लोगों से अपील की है कि किसी भी तरीके की अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और अनावश्यक रूप से गैस सिलेंडरों का भंडारण करने से बचें। हमारे यहाँ जो खाड़ी देशों में अभी युद्ध चल रहा है उसकी वजह से जो सप्लाई है उनको सुचारू करने पे राज्य सरकार और भारत सरकार लगातार काम कर रही है। आप सभी विदित हैं कि डोमेस्टिक सप्लाई जो है वो 100% जो पुरानी डिमांड थी उसके आधार पे कार्य किया जाना है और कमर्शियल सप्लाई में भी आज रिलैक्सेशन जो है आज अवगत किया गया है कि कमर्शियल सिलेंडर से पहले 50% निर्धारित जो कोटा था उसके हिसाब से मिल रहा था, आज वो 70% बढ़ाया गया है। तो धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं। देहरादून में देश के सबसे बड़े म्यूल अकाउंट नेटवर्क में से एक का भंडाफोड़ हुआ है, जहां एसटीएफ ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। 3-4 सक्रिय ये गिरोह कई करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दे चुका था। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह के निर्देशन और साइबर एएसपी कुश मिश्रा की अगुवाई में ये बड़ी कार्रवाई की गई। ऐसे में एसटीएफ के मुताबिक आरोपी देशभर में फैले संगठित साइबर क्राइम से जुड़े थे। गिरोह के लोगों को लालच देकर फर्जी खाते खुलवाते थे, फिर उनकी खरीद फरोख्त करते थे। एसटीएफ ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से भारी मात्रा में एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक और मोबाइल बरामद किए हैं। कई बैंकों के डेबिट कार्ड और अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है जिससे पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो सके। मोनी की रेती थाना क्षेत्र के शिवपुरा इलाके में एक बड़ा हादसा टल गया जब गंगा स्नान के दौरान गहराई में समा रहे उत्तर प्रदेश के एक युवक को जल पुलिस और आपदा राहत दल के जवानों ने तत्परता से सुरक्षित बाहर निकाला। गंगा घाट पर नहाते समय अचानक पैर फिसलने के कारण युवक गहरे पानी में चला गया। तट पर तैनात जल पुलिस और आपदा राहत दल के जवानों ने साहस का परिचय देते हुए युवक को डूबने से बचाकर सुरक्षित बाहर निकाल दिया। नदी से बाहर निकलने के बाद युवक को मौके पर ही सीपीआर दिया गया, जिससे युवक की स्थिति सामान्य हो गई। हालत में सुधार होने पर युवक को उसके साथियों को सुपुर्द कर दिया गया। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने आस्था पथ के पास चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। नशा तस्कर के पास से 10 ग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया। आरोपी के पुराने आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है और मुख्य सप्लायर की तलाश की जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं जहां खबर लक्सर से है, जहां लक्सर पुलिस ने 8 ग्राम से अधिक अवैध स्मैक के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस टीम 2 और वांछित तस्करों की तलाश में जुटी हुई है। उधम सिंह नगर के कोतवाली नानक माता में बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस द्वारा घर पर छापा मारने पर बुजुर्ग महिला की मौत का प्रकरण सामने आया। परिजनों ने बुजुर्ग महिला का शव को कोतवाली नानकमत्ता गेट के सामने रखकर विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने हमारे घर पर बिना नोटिस दिए छापा मारा। बुजुर्ग महिला को पुलिस ने धक्का मारने से बुजुर्ग महिला नीचे गिर गई, जिससे बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि पुलिस द्वारा कोई धक्का नहीं मारा गया था, ये जांच का विषय है।
तो देखिए, परिजनों ने जमकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है। तो उधम सिंह नगर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ परिजनों ने पुलिस पर ही आरोप लगाया कि पुलिस अंदर गई और उसके बाद जो बुजुर्ग महिला वहाँ पर मौजूद थी उसको धक्का मारा गया, जिसके बाद उनकी मौके पर मौत हो गई और शव थाने के बाहर रखकर यहाँ पर जमकर प्रदर्शन फिलहाल परिजनों की ओर से किया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस तरीके की कोई घटना वहां पर नहीं हुई है। ये जांच का विषय है, जांच होगी, उसके बाद सामने आएगा कि आखिर हकीकत क्या थी। दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि एक बहुत ही वृद्ध महिला ख़त्म हुई है, उनका देहावसान हुआ है। अभी तो देहावसान कैसे हुआ जांच का विषय है कि मौके पे क्या परिस्थिति थी, क्या स्थिति थी और कैसे मृत्यु हुई है। जैसा कि कहा गया है कि हार्ट अटैक से हुई है या धक्का देने से हुई है, ये जांच का विषय। जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि मृत्यु का कारण क्या है। जहाँ तक मौके की स्थिति क्या है, मौके में क्या धक्का दिया, कैसे क्या, वो तो वहीं के लोग बताएंगे। जो तो वहाँ हमारी पुलिस जो टीम गई थी, उनका कहना यह है कि 2-3 बच्चियाँ वहाँ खेल रही थी, तो उनसे पूछा कहाँ है, तो उन्होंने कहा वो तो नहीं, हम दादी को बुला के ला रहे हैं। तो ये वृद्ध महिला जो जिनकी संभवतः डेथ हो गई है, तो चूँकि अभी डॉक्टरों ने आधिकारिक पुष्टि तो नहीं गई है, संभावना ही मैं व्यक्त करूँगा अभी। तो ये आई, पुलिस का कहना यह है कि हमको देख के वो अचानक बैठी, बाहर से आई और उसके बाद में जब मूवमेंट नहीं हुआ तो ये लोग गए, उनके परिवार वाले भी आ गए थे, फिर उनको हॉस्पिटल लेके गए। ये इनका आक्रोश ये है, इनका आरोप ये है पुलिस पे कि पुलिस ने जो है ना हमारी दादी को धक्का दिया, उस वजह से इनकी डेथ हो। तो उसके बारे में हमने इनसे बात करी है और कहा है भाई आपके जो भी आपको लग रहा है वो आप हमें लिखित में दें, उसकी हम जाँच करेंगे। हरदोई में एक बार फिर से